1850 में फ़िलिस्तीन में यहूदियों की आबादी ओनली 4% थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि साल 2023 तक ये आबादी 4% से बढ़कर 73% हो गई। आखिर यहूदियों को फ़िलिस्तीन में वसाने में किसने मदद की और कैसे इसराइल का जन्म हुआ और कैसे शुरुआत हुई इसराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की? क्या हिस्ट्री रही है इन दोनों देशों की, जानते हैं आज के इस वीडियो में। फ़िलिस्तीन ये सिर्फ आज का मसला नहीं है। पिछले 3000 साल से इस सिटी को कंट्रोल करने की लड़ाई चली आ रही है। 3000 साल पहले जब इजिप्ट में फ़िरौन की हुकूमत हुआ करती थी, तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यानी कि यहूदियों को इजिप्ट से निकाल कर फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद करा दो। तो काफ़ी मुश्किलों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद करा दिया, जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िलिस्तीन के पास लेकर आए और यही मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई। और इस तौरात के पहले चैप्टर द बुक ऑफ जेनेसिस में क्लियर मेंशन है कि ये इलाका फ़िलिस्तीन अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है। सो यहूदी ये क्लेम करते हैं कि तौरात की इस आयत के मुताबिक जेरूसलम और फ़िलिस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल का हक है, क्योंकि बनी इसराइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, फिर तो इनको मिलना चाहिए। लेकिन तौरात में लिखा है कि ये इलाका इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादों के लिए नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक नहीं बल्कि दो बेटे इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। इसहाक अलैहिस्सलाम वाज द फादर ऑफ बनी इसराइल, बट इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का फादर माना जाता है और ये बात यहूदी भी मानते हैं। तो फिलिस्तीन पर सिर्फ बनी इसराइल का हक नहीं है बल्कि अरबों का भी हक है। इसके कई सालों बाद यहूदियों ने दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में फिलिस्तीन को फतह कर लिया और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद या टेम्पल बनाया और तब यहूदियों ने जेरूसलम पर 400 सालों तक हुकूमत की। साथ ही इधर बेबीलोन इराक में एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर बन चुकी थी, जिसके बादशाह ने अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए फिलिस्तीन पर हमला कर दिया और जेरूसलम को तबाह कर दिया और उसके अंदर हजारों यहूदियों को शहीद भी किया और उस टेम्पल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था और बाकी यहूदियों को अपना गुलाम बना लिया। जब यहूदियों ने कई सालों बाद अपना दूसरा टेम्पल बनाया तो उसको भी रोमन एम्पायर ने तबाह कर दिया था। यहूदियों के नज़दीक जिसकी बस एक दीवार बची है, जिसे यहूदी वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं। फिर जब रोमन एम्पायर ने इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस्लामिक खिलाफत उस वक्त इतनी तेजी से फैलती गई कि उसने रोमन और पर्शियन एम्पायर को हरा दिया, जिसके बाद हजरत उमर सबसे ताकतवर बादशाह बन गए और उनकी खिलाफत उस वक्त की सुपर पावर थी। जब मुसलमान रोमन एम्पायर को फतह करते हुए जेरूसलम के दरवाजे तक पहुंचे तो अगर मुसलमान चाहते तो पहले की तरह फिलिस्तीन और जेरूसलम दोनों को तबाह कर देते, लेकिन मुसलमानों ने जेरूसलम का घेराव किया। तकरीबन 6 महीनों के बाद पैट्रियार्क सोरफोनियस ने कहा कि मैं जेरूसलम मुसलमानों को एक ही शर्त पर दूंगा कि जब मुसलमानों का खलीफा खुद चलकर यहाँ आए। फिर तब हजरत उमर अपने साथ एक गुलाम और एक ऊँट को लेकर जेरूसलम पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने देखा कि मुसलमानों के बादशाह बिल्कुल सादे कपड़े में पैदल चल रहे हैं। तो ये सीन जेरूसलम वालों के लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि इससे पहले जिसने भी जेरूसलम को फतह किया उसने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया था। हजरत उमर ने सारे रिलीजन को आज़ादी दी और बगैर खून बहाए जेरूसलम को फतह कर लिया। तब जेरूसलम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों के पास आया। कुछ सालों बाद ईसाइयों के एक बादशाह ने जेरूसलम में हजारों मुसलमानों का कत्ल किया, यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा को भी एक महल में तब्दील कर दिया। लेकिन उसके फिर कुछ सालों बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बार फिर जेरूसलम को हजरत उमर की तरह बगैर खून बहाए फतह किया। तब ईसाइयों को लगा कि सलाहुद्दीन हमारे साथ वही सलूक करेगा जो हमने मुसलमानों के साथ किया। तब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। फिर तब से लेकर ओटमन एम्पायर तक तीनों इब्राहिमिक रिलीजन जेरूसलम में अमन के साथ रहने लगे। अर्ली 1800 के आसपास जब दुनिया बदल रही थी, हर कोई नेशनलिज्म की बात कर रहा था, तब यहूदियों को लगने लगा कोई भी देश उन्हें अपना नहीं मानता है, अगर हमें सुकून से रहना है तो हमें अपना एक देश बनाना पड़ेगा। उस वक्त थियोडोर हेरिजल नाम के जर्नलिस्ट ने जायनिज्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और यहूदी 1870 के आसपास फिलिस्तीन में जाकर बसने लगे और उस वक्त ना तो कोई इसराइल था और ना ही गाजा, यह सारा इलाका फिलिस्तीन कहलाता था जो कि ओटमन एम्पायर के अंडर आता था।
फिर आज से 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त अरबों ने ब्रिटिश के साथ मिलकर ओटमन को हरा दिया। इसी तरह सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया। इधर ब्रिटिश और यहूदी की आपस में डील हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने यहूदियों से कहा कि अगर तुम ओटमन एम्पायर को हराने में हमारी मदद करते हो तो हम तुम्हें एक जूइश देश बना करके देंगे। और ये डील इसलिए हुई थी क्योंकि यहूदियों ने पूरे यूरोप में हर फील्ड में बिजनेस, मेडिकल, साइंस में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। लेकिन जब ओटमन हारते हैं तो पूरा फिलिस्तीन का एरिया 1948 तक ब्रिटिशर्स के अंडर में रहता है। इधर जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और मिलियंस ऑफ जूइश को मारा जाता है। कई जूइश जर्मनी से अमेरिका और फिलिस्तीन की ओर भागते हैं। 1948 आते आते ब्रिटिश पीछे हटने लगते हैं और यहूदियों से कहते हैं कि तुम अपना एक इस्राइल देश बना लो और तुम फिलिस्तीन लोग तुम भी अपना एक देश बना लो। और पार्टीशन की जिम्मेदारी दी जाती है यूनाइटेड नेशन को। 1947 में यूनाइटेड नेशन ये पार्टीशन प्लान रिलीज करता है जिसमें 45% एरिया अरब फिलिस्तीन के लिए रहता है और 55% एरिया जूइश के लिए रहता है और जेरूसलम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहता है। और यहीं से 1948 में इजराइल देश बनाया जाता है। लेकिन इस पार्टीशन से अरब लोग खुश नहीं थे तो उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन वो ये जंग हार गए क्योंकि यहूदियों को रशिया और यूएस के साथ कई और कंट्रीज का सपोर्ट था और इजराइल ने 7 लाख अरबों को फिलिस्तीन से निकाल दिया, जिसकी वजह से फिलिस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ने लगी। यही वो वजह थी दोस्तों की जिसकी वजह से ये लड़ाई अब तक चली आ रही है।